हेलो एवरीबॉडी, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज हम क्लास 9th की बुक सोशल साइंस की हिस्ट्री के चैप्टर नाजिज एंड द राइज ऑफ हिटलर के पार्ट 9 पर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। उसकी होम पॉलिसी में इकोनॉमिकल सुधार करने के लिए हिटलर ने क्या क्या स्टेप उठाए थे। हालमार्क साक्स जो उसका एक बड़ा इकोनॉमिस्ट था, उसके एडवाइस पर आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ फॉरेन पॉलिसी का पार्ट 1 देखा है, यहां पार्ट 2 देखेंगे। हमने चर्चा किया था कि जर्मनी अब अपनी विस्तार पॉलिसी को बढ़ा रहा। हालांकि उसके हालमार्क साक्स ने बताया था कि देश की इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, तो इस समय जरूरत है आप अपनी इंटरनल पॉलिसी को और स्ट्रांग करो, फॉरेन पॉलिसी पे मत उलझो, पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन बाद में करना। लेकिन उसकी बात को नहीं माना। अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंजाम देने के लिए लगातार हिटलर आगे बढ़ता रहा और हालमार्क साक्स को उसके पोस्ट से हटा देता। इतना एम्बिशियस था, जो उसका दाहिना हाथ था। देश के विकास में बहुत बड़ा हालमार्क साक्स का योगदान था, लेकिन उसको अवॉइड किया। और क्या किया आपने देखा कि फॉरेन पॉलिसी गॉट क्विक सक्सेस। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से अपना संबंध खत्म कर लिया। लीग ऑफ नेशंस क्यों बना था, क्या कारण था, प्रीवियस वीडियो में पढ़िएगा, सुनिएगा। इन सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। सपोज करो ये पोलैंड है और पोलैंड से लगा हुआ ये सोवियत यूनियन है, ये जर्मनी है, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है। बच्चों ध्यान देना, एक मैप का सिंबल ले रहे हैं आप। मैप हमेशा देख करके पढ़ा करिए। आप जितना मैप देख के पढ़ेंगे आपका नॉलेज, हिस्ट्री के प्रति इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग होगा। यहाँ पे देखिए, पोलैंड पर अटैक करने के बाद वो अपनी महत्वाकांक्षी योजना को यहीं पर लगाम नहीं देता, वो और आगे बढ़ता है। ईस्टर्न पार्ट में सोवियत यूनियन पर अटैक करता है। सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर से भी जानते हैं, आज वर्तमान में उसको रसिया के रूप में जानते हैं। यह रसिया जब पहले सोवियत यूनियन था, 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। उनके समय में सोवियत यूनियन broken 15 pieces. It means सोवियत यूनियन 1990 में ब्रेक होकर के 15 नेशंस उससे अलग होते हैं, तब वो रसिया बनता है। आज भी रसिया एरिया के मामले में सबसे बड़ा है और उस जमाने में भी सबसे बड़ा था। उस जमाने में मिलिट्री पावर से, पॉलिटिकल पावर से भी काफी स्ट्रांग था। आज जर्मनी ने उसको चैलेंज किया और इसने जर्मनी पोलैंड पर अटैक करने के बाद रसिया सोवियत यूनियन में घुस गया। कहां तक? ईस्टर्न फ्रंट में एक्सपोज्ड टू सोवियत यूनियन एंड वेस्टर्न फ्रंट वाज एक्सपोज्ड टू ब्रिटिशर्स। एंड रिजल्ट, सोवियत रेड आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट स्टालिनग्राड। समझने का प्रयास करिएगा, जर्मनी की सेना स्टालिनग्राड तक आ जाती है, रसिया के एक बहुत खूबसूरत शहर सोवियत यूनियन में। यहां तक सेना चली आई। सोचिए कि हिटलर ने अपनी सेना को कितना स्ट्रांग किया कि इतने बड़े ताकतवर देश से लड़ने का, उस पर कब्जा करने का हिम्मत किया। और यहां पर जब आ गया, इसके बाद ये ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा बहुत हो गया। यह जर्मनी अपनी जो इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को, अपनी विस्तारवादी पॉलिसी को अंजाम दे रहा है। धीरे धीरे इसने राइनलैंड पर कब्जा कर लिया, रूर पर कब्जा कर लिया, अपने खोए हुए हर एक स्टेट को पा रहा है। इतना ही नहीं, वो और दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा है। इसने चेकोस्लोवाकिया को जीत लिया, लग्जमबर्ग को जीत लिया, पोलैंड को जीत लिया, सोवियत यूनियन पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ गया। इसलिए ब्रिटेन जो एलिट पावर का मेंबर था, जर्मनी को सबक सिखाने के लिए वेस्टर्न पार्ट से हमला करता है जर्मनी पर, और ईस्टर्न पार्ट से सोवियत यूनियन की रेड आर्मी सेना। क्योंकि ये सोवियत यूनियन, आपको पता है कि जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था तो बोल्शेविक पार्टी की जो सेना, रेड
कलर का ड्रेस पहनती थी, इसलिए वो रेड आर्मी कम्युनिस्ट विचारधारा वाले कहलाते हैं। तो इधर से ईस्टर्न पार्ट से रसिया, वेस्टर्न पार्ट से ब्रिटेन की सेना जर्मनी पर हमला करती है। दो तरफा हमले में बीच में जर्मनी चिपक जाता है, हार जाता है। यहीं पर इसी की सेना से, सोवियत यूनियन की सेना से ही जर्मनी बुरी तरह से हार गया। यहीं पर जर्मनी का डाउनफॉल होना निश्चित हो गया। जहां जर्मनी हिटलर के नेतृत्व में 1933 के बाद लगातार बढ़ता जा रहा था, एक स्टेप पर, फिर दूसरे स्टेप पर, तीसरे स्टेप, एक पर एक विजय हासिल करता चला जा रहा था। अपने इंटरनल पॉलिसी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए थे, बहुत सारा उसने अपने फेवर में काम कर लिया था। लेकिन अब सोवियत यूनियन पर हमला करना उसके विश्व इतिहास की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। यहीं से हिटलर का पतन, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। दूसरी तरफ आप समझो कि उसके जो ट्रिपार्टाइट, मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था कि रोम, बर्लिन, टोक्यो। रोम मींस इटली, बर्लिन मींस जर्मनी, टोक्यो मींस जापान। तीन देशों ने, जो तीनों साम्राज्यवादी तानाशाह कंट्री थे, डिक्टेटर थे, जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे, इन तीनों ने पूरी दुनिया पर शासन करने का ट्रिपार्टाइट ट्रीटी बनाया था। और इसी के तहत जापान ने जर्मनी का फेवर लेते हुए अपना कदम आगे बढ़ाता है और अमेरिका की तरफ हमला करता है। जब उसको पता चल गया कि एलिट पावर की तरफ से अब अमेरिका भी युद्ध में धीरे धीरे न चाहते हुए भी आगे बढ़ रहा, इट मींस अनविलिंग टू एंटर यूएसए इनटू द वॉर। व्हाई? बिकॉज जर्मनी बम्बार्ड पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर यूएसए का एक नेवी सेना जहां रहती थी, बहुत स्ट्रांग सेना, इस पर हमला कर दिया। ये जापान की भी बहुत बड़ी भूल थी। यहां पर हमला करने का मतलब था एकदम यूएसए रिट्राइट, इट मस्ट रिट्राइट्स, यूएसए रुकने वाला नहीं था। अमेरिका ने बाय ड्रॉपिंग एटम बम्स हिरोशिमा एंड नागासाकी, दुनिया का पहला एटम बम 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 में कहां पर गिरता है? जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर। जापान बुरी तरह से टूट गया, बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसके पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वार तो समाप्ति की तरफ था। फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड। रीजन था कि अब मैं जान चुका था हिटलर कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दोनों तरफ से सेनाएं हमको दबा दिए, मतलब ईस्टर्न पार्ट से सोवियत यूनियन, वेस्टर्न पार्ट से ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम देशों की सेनाएं। और जर्मनी एयरफोर्स में स्ट्रांग था, नेवी सेना में नहीं था। नेवी सेना ब्रिटेन की बहुत स्ट्रांग थी। मैंने आपको एक बार बताया होगा कि नेपोलियन वाले चैप्टर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में, कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम से के तहत पूरे इंग्लैंड ने नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हराया था। उसी प्रकार जर्मनी को हराने में इसी से, मतलब एक तरह से नवल सेना से चारों तरफ से घेर लिया ब्रिटेन ने, और उसकी सेना आगे बढ़ती गई। और ओपन युद्ध में दोनों तरफ से इतनी बड़ी सेनाओं का सामना करने में जर्मनी की सेना, हिटलर की सेना असमर्थ थी और वो पराजय का मुंह देखता है और इतना अपमानित होता है, वो जान जाता है कि दुनिया हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी। वह अप्रैल 1945 में खुद को सुसाइड कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, पॉलिटिकल पॉलिसी भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। एक समय अपने स्ट्रीम पे पहुंचकर किसकी, हिटलर की, डाउन हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्शन कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। जर्मनी लीग ऑफ नेशन से पुल आउट किया, ऑस्ट्रिया पर कब्जा करके 1938 में एक स्लोगन दिया, वन एम्पायर वन रूलर्स वन पार्टी का। फिर 1939 में देखिए उसने पोलैंड पर अटैक किया, चेकोस्लोवाकिया पर अटैक किया। 1936 में उसने राइनलैंड पर कब्जा किया, फ्रांस के पास जो था। इसके अतिरिक्त उसने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बढ़ाते हुए जून 1941 में
सोवियत यूनियन पर हमला करता है, यहीं पर उसकी एक बहुत बड़ी दुनिया उसकी सबसे बड़ी भूल थी। विश्व इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में एक याद किया जाता है हिटलर की ये पॉलिसी, जो सोवियत यूनियन में स्टालिनग्राड तक उसकी सेना चली आई थी। तो पूर्वी मोर्चे पर वो रसिया से हारता है और पश्चिमी मोर्चे पर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में ब्रिटेन की सेना से हारता है। और ब्रिटेन को, जर्मनी को मदद देने के लिए ट्रिपार्टाइट का एक मेंबर जापान आगे की तरफ बढ़ता है और अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करता है, बम्बार्ड करता है, जिसका अमेरिका ने माकूल जवाब दिया। जापान के नागासाकी, हिरोशिमा पर बम पटक करके बुरी तरह से जापान की भी कमर टूट गई और इस प्रकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत होता है और हिटलर स्वयं सुसाइड कर लिया। पहले ही कर चुका था, वो जान चुका था अपनी हार को इतने बड़े देशों के बीच में। यहाँ तक बच्चों हमने एक तरह से हिटलर की फॉरेन पॉलिसी की तहत पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन देखा और इकोनॉमिकल पॉलिसी की तहत इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन देखा था, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके। अब जो हम अगली वीडियो में बात करेंगे जर्मनी की नाजी वर्ल्ड व्यू और उसकी बहुत सारी होम पॉलिसियां हैं, कैसे वो सब ऑर्गेनाइज करता है, कैसे बनाता है, इन सब विषयों को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।